देखिए, आज हम जो इस वीडियो में सीखेंगे वो हम आपका यूनिट नंबर आपका सेकंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो यूनिट नंबर सेकंड है वो हमारे डिमांड और सप्लाई से बिलोंग करती है। तो इस वीडियो में आज हम डिमांड और सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो डिमांड और सप्लाई है, ठीक है, उसका क्या है और वो क्या नहीं है। मतलब तो यूनिट नंबर सेकंड की बात करें जिसका जो नाम है वो क्या आपका डिमांड एंड सप्लाई है। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं हम किसकी बात करेंगे, डिमांड के बारे में डिस्कस किया जाएगा। देन फिर हम डिस्कस करेंगे आपका सप्लाई में। देखो जो डिमांड वर्ड होता है ना, ठीक है, डिमांड जो वर्ड है बहुत एक वाइडर टर्म्स होती है। जैसे कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट वर्ड है डिजायर होता है। ठीक है, डिजायर डिफरेंट है। एक वर्ड होता है वांट्स, वो हमारा डिफरेंट होता है। ठीक है, देखो डिजायर का मतलब है कि किसी भी चीज को हम खरीदना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, आपका ये मनी नहीं है, मतलब है ना, पैसा नहीं है उस चीज को खरीदने के लिए। वांट्स का मतलब होता है कि हमें उसकी जरूरत तो है लेकिन अभी क्या है, उसको खरीदने के लिए हम आपका विलिंग नहीं है। तो जो डिमांड है ना, डिमांड का मतलब होता है कि वो सिचुएशन जिसमें किसी भी कंज्यूमर के पास किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए है ना, ठीक है, उसकी क्या होनी चाहिए, आपका वांट्स भी होनी चाहिए, वो खरीदना चाहता भी है, यानी उसको उसकी क्या होनी चाहिए, आपका जरूरत भी होनी चाहिए। और साथ में जो प्राइस पर वो चीज आपको मिल रही है, जिस प्राइस पर वो चीज मिल रही है उसको पे करने के लिए वो क्या होना चाहिए, आपका विलिंग होना चाहिए, विलिंग टू पे। विलिंग टू पे का मतलब है कि उस कॉमोडिटी का जो प्राइस है उसके लिए, उस प्राइस पर वो उस चीज को क्या खरीदने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि जो मिल्क का प्राइस है ना वो कितना आपका 120 है, लेकिन 120 प्राइस पर जो कंज्यूमर है वो मिल्क की क्वांटिटी परचेज आपका नहीं करा, लेकिन जैसे ही इसका जो प्राइस है 60 हो जाएगा तो मिल्क की क्वांटिटी परचेज कर लेगा। यानी उस कंज्यूमर के लिए ये जो मिल्क जो परचेज कर रहा है आपका ₹60 पर, वो उसके लिए क्या बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी। तो डिमांड के बारे में ये कहा कि जो डिमांड होता है वो क्या क्वांटिटी डिमांडेड है। क्वांटिटी का मतलब होता है कि वो उस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स आपका परचेज करा है। फॉर एग्जांपल मिल्क की कितनी यूनिट परचेज करा है आपका, ये 2 लीटर। तो ये जो 2 लीटर लिखा गया है ये हमारा क्या कहलाएगा, आपका ये क्वांटिटी डिमांडेड आपका कहलाएगा। ठीक है, ऑफ अ कॉमोडिटी, यानी कोई क्या होनी चाहिए, कॉमोडिटी होनी चाहिए। कॉमोडिटी यहाँ पर क्या हो गई, आपका मिल्क होने, विच अ कंज्यूमर, जिसे कोई भी कंज्यूमर क्या होता है, रेडी टू बाय एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, की अगर उसका प्राइस चेंज होगा ना तब भी वो उस चीज को क्या करेगा, परचेज करने के लिए क्या होता है, आपका ये तैयार होता है। तो डिमांड की जो मीनिंग है वो आपका डिजायर वांट से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो हमने कहा डिमांड किसी प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी होती है जिससे कोई कंज्यूमर आपका विलिंग होता है आपका परचेज करने के लिए। विलिंग का मतलब है कि जिस प्राइस पर वो मिल रही है ना उस प्राइस पर वो क्या करेगा, उसको आपका खरीदने के लिए तैयार है। तो देखो कोई भी टॉपिक होता है ना इकोनॉमिक्स में, वो किसी ना किसी रूल्स पे डिपेंड करता है। तो जो डिमांड चैप्टर है हमारा वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, आपका लॉ ऑफ डिमांड पर डिपेंड करता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। ठीक है, देखो लॉ ऑफ डिमांड में ये कहा गया है कि, है ना, कि लॉ ऑफ डिमांड किसको बताता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो अदर थिंग्स हैं वो हमारी क्या रहती है, इक्वल रहती है, यानी वो क्या रहती है, आपका कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब है कि जो डिमांड होगी ना किसी प्रोडक्ट की वो बहुत सारे फैक्टर्स से इफेक्ट करेगी, लेकिन हम एक टाइम पर केवल 2 फैक्टर्स के रिलेशनशिप को ही डिस्क्राइब आपका कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी अदर वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, उन सबको क्या मानते हैं हम, आपका कांस्टेंट माना जाता है। तो इसमें कहा है कि जो अदर फैक्टर्स हैं वो हमारे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब किसी भी गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है ना वो उसके प्राइस की डिक्रीज होने की वजह से वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी जब किसी गुड्स का प्राइस क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी डिक्रीज होगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इसकी आपका इंक्रीज हो जाएगी। और अगर प्राइस आपका इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, आपका डिक्रीज हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपका लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड को हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, आपका डिमांड शेड्यूल से। ठीक है, तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड को जब टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको डिमांड शेड्यूल कहा जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा किसी गुड्स का प्राइस पहले ₹2 था, 2 पे डिमांड कितनी थी, आपका 5 थी। जैसे ही प्राइस आपका मार्केट में इंक्रीज हो गया ना तो कंज्यूमर उसकी क्या कर रहा है, आपका लेस क्वांटिटी क्या कर रहा है, आपका परचेज कर रहा है। तो प्राइस के इंक्रीज होने पर 2 से 4, फिर 6, फिर आपका 8, देन आपका 10। क्वांटिटी कितनी थी, 5 थी, 4 हो गई, फिर आपका 3, फिर आपका 2, फिर 1। तो प्राइस के इंक्रीज होने पर ना जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारी क्या होती है, आपका डिक्रीज होता है। दैट मीन्स ये बता रहा है कि जो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा रिलेशनशिप है, आपका नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी में हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप है। जब हम इसको ग्राफिकली बनाएंगे, ग्राफ के द्वारा आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डिमांड कर्व। तो हमने देखा कि जब ₹2 था प्राइस तो क्वांटिटी कितनी थी, 5 थी। ₹2 पर क्वांटिटी कितनी आ गई, आपका ये 5 क्वांटिटी आ गई। देन प्राइस आपका इंक्रीज हो गया 4,
तो क्वांटिटी कितनी हो गई रिड्यूस होकर आपका ये 6 हो गई। प्राइस फिर आपका इंक्रीज हो गया 6, तो क्वांटिटी क्या हो गई आपका रिड्यूस हो गई आपका 3। प्राइस फिर इंक्रीज हो गया तो क्वांटिटी क्या हो रही है हमारी आपका ये रिड्यूस हो रही है। तो यानी जब हमने प्राइस और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया और इन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को ज्वाइन करके ये जो डीडी आपका लाइन बनी है, इसी को हम क्या कहते हैं आपका डिमांड कर्व कहा जाता है। तो ये जो डीडी लाइन आपको दिख रही है इसको हम क्या कहते हैं डिमांड कर्व कहते हैं। तो डिमांड कर्व की कुछ बेसिक फीचर्स होती हैं। पहली बार डिमांड कर्व कैसी लाइन होती है कि आपका स्ट्रेट लाइन है। दूसरी बात इसका स्लोप कैसा होता है आपका डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो अगर आपको स्लोप ऑफ डिमांड निकालना है तो स्लोप ऑफ डिमांड को जो हम निकाल सकते हैं और डेल्टा पी और डेल्टा क्यू के रेशियो से निकाला जा सकता है। यानी जो चेंज इन प्राइस और जो चेंज इन क्वांटिटी होती है वो हमारा किसको शो करेगी आपका चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी शो करते हैं किस चीज को आपका ये स्लोप ऑफ डिमांड को आपका इंडिकेट आपका कर रही है। ठीक है, तो देखो ऐसे ही अगर हम बात करें जो डिमांड है, ये तुमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया। फिर आता है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड की जो डिमांड है वो किन किन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करते हैं। डिमांड को इफेक्ट करने वाले हमारे क्या होता है फैक्टर्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं डिमांड फंक्शन भी कहा जाता है। तो डिमांड फंक्शंस का मतलब होता है कि जो इसके ये जो वेरियस फैक्टर्स है इनको हम बोलते हैं वेरियस फैक्टर्स। इन वेरियस फैक्टर्स के और इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड के इन वेरियस फैक्टर्स के और जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है जो इसके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करेगा ना इन वेरियस फैक्टर्स में, और जो क्वांटिटी डिमांडेड के जो रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है उसी को हम क्या कहते हैं आपका डिमांड फंक्शन कहा जाता है। तो डिमांड फंक्शन जनरली हमारा प्राइस का ये जो वेरियस फैक्टर्स हैं उन क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो जो डिमांड होती है बेसिकली इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब हमें ये जो फैक्टर्स है वन बाय वन करके डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो फैक्टर्स है वो हमारा पीएक्स यानी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ दीज फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स लिखे गए हैं डिमांड जनरली क्या होते हैं इन सभी फैक्टर्स का क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट हमारा जो फैक्टर्स आता है उसको होता है प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, यानी ये पीएक्स के लिए है। तो देखो प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी में ये कहा गया है, ठीक है, कि ये जो प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी जनरली किसको डिफाइन कर रहा है हमारा पे लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन कर रहा है। तो इसमें ये कहते हैं कि जब अदर फैक्टर्स हमारे क्या रहते हैं कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो किसी भी गुड्स के प्राइस के इंक्रीज होने पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसकी वो क्या हो जाती है आपका कम हो जाती है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब कि प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी आपका इंक्रीज। दैट मीन प्राइस और क्वांटिटी के बीच का कैसा रिलेशनशिप शो कर रहा है आपका नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है। सेकंड जो हमारा एलिमेंट्स है उसको हम कहते हैं पी आर कहा जाता है। जो ये पी आर है ये किससे रिलेटेड है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से है, या इसका पी ओ भी कह सकते हैं, प्राइस ऑफ अदर गुड्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो देखो इसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड में क्या करते हैं कि जो प्राइस है ना वो तो किसी वन कमोडिटी का होगा नहीं एक्स का, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है ना वो किसी आपका अदर कमोडिटी की होती है। दैट मीन वो किसकी होगी आपका ये वाई की होगी। तो जिसमें प्राइस तो किसी एक गुड्स का होता है और क्वांटिटी अदर कमोडिटी की होती है उसी को हम क्या कहते हैं आपका रिलेटेड गुड्स कहा जाता है। इसमें तो जिस गुड्स का प्राइस था ना उसी गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड को हमने कंसिडर किया, लेकिन यहाँ पर प्राइस किसी एक गुड्स का होगा, क्वांटिटी डिमांड आपका अदर गुड्स की होती है, इसको हम रिलेटेड गुड्स कहते हैं। अब जो रिलेटेड गुड्स है ना उनको टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट हमारी क्या होती है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, सेकंड हमारी क्या होती है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगी। तो फर्स्ट हमारी क्या आपका सब्स्टिट्यूट है, सेकंड क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। देखो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि वो गुड्स जो आपका ठीक है एक दूसरे के प्लेस पर यूज की जाती है, यानी दीज आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन द ऑन द प्लेस ऑफ ईच अदर। तो जो गुड्स आपका एक दूसरे के प्लेस पर यूज की जाती है उनको हम क्या कहते हैं आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि अगर आपके पास ये वाली कमोडिटी नहीं है तो इसके प्लेस पर आप दूसरी कमोडिटी को क्या कर सकते हो आपका यूज कर सकते हो। तो इसी को हमने सब्स्टिट्यूट कहा गया। जैसे टी एंड कॉफी हमारी क्या आपका सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। पेप्सी एंड कोक क्या हमारा आपका सब्स्टिट्यूट है। जेल पेन एंड बॉल पेन क्या है हमारा आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो ये जो गुड्स होती हैं बेसिकली क्या होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स आपका ये कहलाएंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो हमारा रिलेशनशिप है वो कैसा है कि जब मार्केट में एक गुड्स यानी जब टी का प्राइस इंक्रीज होगा तो टी के प्राइस के इंक्रीज होने पर जो अदर गुड्स है यानी जो कॉफी है उसकी क्वांटिटी पर क्या इम्पैक्ट आपका पड़ेगा। तो जब मार्केट में टी का प्राइस आपका इंक्रीज होता है ना तो टी के प्राइस के इंक्रीज होने पर जो टी होती है वो लोगों के लिए क्या हो जाएगी आपका ये कॉस्टली हो जाएगी। तो जो लोग पहले टी का कंजम्पशन कर रहे थे ना और इसका प्राइस क्या रहेगा मार्केट में आपका ये कांस्टेंट रहेगा, इसका प्राइस चेंज नहीं होगा। एक टाइम पर केवल एक ही कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है। तो जब मार्केट में टी का प्राइस आपका इंक्रीज होता है
तो टी हमारे लिए क्या हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी। तो जो लोग पहले टी कंज्यूम कर रहे थे वो अब सब्सिट्यूट हो जाएंगे किसकी तरफ, आपका कॉफी की तरफ। तो टी के प्राइस के इंक्रीज होने पर जो कॉफी होती है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इसका जो रिवर्स है कि अगर टी का प्राइस मार्केट में कम होगा तो कॉफी की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, आपका कम। तो दैट मीन्स ये शो कर रहा है कि अगर एक वेरिएबल्स इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा हो गया, पॉजिटिव। जब दो वेरिएबल्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो उनका स्लोप कैसा बनेगा, आपका ये अपवर्ड स्लोप बनेगा। सेकंड, हमारे जो गुड्स होते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा था। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है वो गुड जो आपका एक साथ यूज की जाती है, ठीक है, यूज टुगेदर, यानी एक गुड्स के बिना जो दूसरी गुड्स है उसका यूज आपका पॉसिबल आपका नहीं है। मतलब जैसे हम बात करें आपका इंक पेन की बात करें और इंक की बात की जाए तो ये कैसी गुड्स कहलाती है, हमारी आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कार, पेट्रोल या आपका सीएनजी कैसी गुड्स होती है, हमारी आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मार्कर पेन है और इंक, मार्कर पेन है और इसकी जो इंक है वो हमारी क्या आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो मार्केट में जब इंक का प्राइस क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, तो इनके प्राइस के इंक्रीज होने पर ना, या इंक पेन का जब प्राइस मार्केट में इंक्रीज होगा तो लोग ना इस पेन को परचेज करना कम कर देंगे। जब पेन को कम परचेज करेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली इनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, आपका ये कम हो जाएगी आपका। तो ये शो कर रहा है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, आपका नेगेटिव रिलेशनशिप है। और इसका रिवर्स भी है कि अगर इसका प्राइस कम होगा पेन का तो लोग पेन परचेज ज्यादा करेंगे, और पेन के परचेज करने से इंक की क्या होगी, ऑटोमेटिकली डिमांड आपका बढ़ जाएगी। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसा हो गया, आपका ये डाउनवर्ड हो गया। तो जिन वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव होगा, तो कर्व कैसा बनेगा उसका, आपका डाउनवर्ड बनेगा। तो ये हम दिखा, ये जो आपके सामने बनाए गए हैं ये डिमांड कर्व है। ये डिमांड कर्व है किसका, आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स का है। ये आपका डिमांड कर्व है किसका, आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। तो ये शो कर रहा है कि मार्केट में जब टी का प्राइस कितना था, आपका P1 था, तो कॉफी की क्वांटिटी कितनी थी, Q1। तो मार्केट में जैसे ही टी का प्राइस आपका इंक्रीज होगा, P2 हुआ, तो जो लोग पहले टी कंज्यूम कर रहे थे वो किधर की तरफ सब्स्टिट्यूट हो गए, आपका कॉफी की तरफ आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। दैट मीन इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, आपका ये इंक्रीज हो गई। तो डिमांड इंक्रीज होकर कितनी हो गई, आपका Q2। तो जब इन दोनों पॉइंटों को, यानी इनिशियल पॉइंट ए था और जो नी पॉइंट है बी है, तो जब इन पॉइंटों को ज्वाइन किया तो ये जो डी आपको डायग्राम दिख रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स का है। और इसका जो स्लोप है, कैसा स्लोप है इसका, आपका अपवर्ड स्लोप है। कैसा स्लोप है आपका, ये अपवर्ड स्लोप। सेकंड बात करें कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में कहते हैं प्राइस किसका था, आपका इंक, जो प्राइस ऑफ पेन है इंक पेन का वो P1 था, तो उसकी क्वांटिटी कितनी यूज कर रहे थे, वो आपका Q1 कर रहे थे। अब इंक पेन ना महंगा हो गया, जब इंक पेन का प्राइस बढ़ेगा तो कॉस्टली हो जाए तो लोग इसको परचेज नहीं करें, जिसकी वजह से इंक की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपका ये कम हो जाएगी। तो ये शो कर रहा है कि ये इसका इनिशियल पॉइंट था और ये इसका न्यू पॉइंट। तो जब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, डिमांड कर्व कहा जाता है इन केस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड कर्व है, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट फैक्टर्स है उसको हम कहते हैं आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कि जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर होती है वो भी किसी गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसको इम्पैक्ट आपका करेगी। तो सेम थिंग्स है कि जो अदर फैक्टर्स हैं वो हमारे क्या रहेंगे, आपका कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, क्योंकि एक टाइम पर केवल हम दो फैक्टर्स को वेरिएबल मानते हैं। तो जो इनकम का जो डिस्कशन है उसको टू पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, आपका नॉर्मल गुड्स कहा जाता है, सेकंड को हम क्या कहते हैं, आपका इंफीरियर गुड्स। तो देखो नॉर्मल गुड्स की बात करें तो हम मान के चल रहे हैं कि जो मिल्क है ना, ठीक है, जैसे फुल क्रीम मिल्क है उसको हमने क्या माना, आपका नॉर्मल गुड्स माना। तो इसके थोड़ा सा जो आपका लो क्वालिटी की गुड्स है नॉर्मल की कंपेयर, जस्ट लाइक टोन्ड मिल्क हो गया। कौन सा मिल्क हो गया, आपका टोन्ड मिल्क। तो इसको हम क्या कहेंगे, आपका ये इन्फीरियर कहा जाएगा। जैसे हम देसी घी की बात करें और इसकी कंपैरिजन किसकी बात है, डालडा घी, तो डालडा घी क्या हमारा इन्फीरियर। तो ये जो नॉर्मल गुड्स होती हैं इनका जो प्राइस इफेक्ट होता है, जो इनका प्राइस इफेक्ट होगा वो कैसा होगा, आपका ये वो सॉरी यहाँ इनकम का देख रहे हैं ना, प्राइस इफेक्ट इनकम है। तो जो नॉर्मल गुड्स होती है उनका जो इनकम इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, आपका ये पॉजिटिव होता है। और जो इंफीरियर गुड्स होती है इनका जो इनकम इफेक्ट होगा वो कैसा होगा, आपका ये नेगेटिव होगा। तो देखो नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है समझते हैं। देखो जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो इनकम के इंक्रीज होने पर जो नॉर्मल गुड्स है ना उनकी क्वांटिटी की डिमांडेड क्या करेगा, वो ज्यादा करेगा। अगर कंज्यूमर की इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो इनकी क्वांटिटी क्या करता है, आपका ये कम करता है। तो ये शो कर रहा है कि इनकम के साथ ये कैसे रिलेटेड है, आपका पॉजिटिवली। जब कंज्यूमर की इनकम Y1 थी तो क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था कितनी, आपका Q1 जैसे ही कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़कर आपका Y2 हो गई, तो Y2 के इनकम के इंक्रीज होने से उसने कंजम्पशन भी क्या कर दिया, आपका इसकी ज्यादा कर दी। ये जो हमने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करा है ये जनरली कैसी गुड्स है, हमारी आपका नॉर्मल गुड्स है। तो जब हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन किया ना तो हमारा क्या बना, आपका डायग्राम बना। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, डी जो डायग्राम दिख रहा है
जिसका स्लोप कैसा है आपका अपवर्ड स्लोप है, ये नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर कि जब कंज्यूमर की इनकम की थी आपका Y1 थी, तो क्वांटिटी कितनी कंज्यूम कर रहा था आपका Q1। तो ये जनरली क्या आपका यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया हुआ आपका एक तरह से इंफीरियर गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे यहाँ पर हम जो रिप्रेजेंट करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपका इंफीरियर गुड्स को दिखाया जा रहा है। तो कंज्यूमर की Y1 इनकम पर तो क्वांटिटी वो कंज्यूम कर रहा था कितनी, आपका एक Q1 कंज्यूम कर रहा था। इनकम क्या हो गई उसकी, आपका इंक्रीज हो गई। तो इनकम के इंक्रीज होने पर वो इस गुड्स की क्वांटिटी क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आपका ये डिमांड कर बना। तो ये जो डिमांड कर बनाया ये आपका इंफीरियर गुड्स का डिमांड कर रहा है। किसका डिमांड कर रहा है, आपका इंफीरियर गुड्स का डिमांड का, जिसका स्लोप जनरली क्या आपका ये नेगेटिव है। तो देखो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देखो डिमांड पर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी वही अजम्पशन है कि अदर फैक्टर्स हैं वो हमारे कांस्टेंट रहेंगे। देखो कुछ ऐसी गुड्स होती है जिनके लिए हमारा जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होता है ना, वो बहुत ज्यादा फेवरेबल है। फेवरेबल का मतलब होता है उन चीजों को हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो जिन चीजों के रिगार्डिंग हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा होता है, उनकी डिमांड मार्केट में क्या रहती है, हमेशा आपका हाई रहती है। जिन गुड्स के रिगार्डिंग हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या रहता है, आपका लो रहता है, यानी वो चीज हमारे अनफेवरेबल है, हम उनको बिल्कुल भी पसंद आपका नहीं करते, ठीक है। तो जिनके लिए हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस लो रहेगा, उनकी डिमांड क्या रहेगी, हमेशा आपका ये कम रहते हैं। तो ऐसी गुड जिनको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, हमारे लिए उनकी डिमांड हमेशा हाई रहती है। जिन गुड्स को हम पसंद नहीं करते, उनकी डिमांड हमारे लिए क्या रहेगी, आपका कम रहेगी। जैसे एग्जांपल क्या, वाइन। तो वाइन एक एग्जांपल है कि लोग इसको माना जिन लोगों के लिए पसंद नहीं करते, वो इसकी डिमांड हमेशा क्या करें, कम करेंगे। और जो लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए डिमांड क्या रहेगी इसकी, बहुत ज्यादा आपका ये हाई रहती है। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन टू चेंज प्राइस इन द नियर फ्यूचर। देखो इसमें ये कहते हैं कि अगर हम ये देखते हैं कि अगर फ्यूचर में किसी गुड्स के प्राइस के चेंज होने की एक्सपेक्टेशन है, प्राइस कब चेंज होगा, फ्यूचर में। और क्वांटिटी डिमांडेड कब देखेंगे उसकी, आज प्रेजेंट में। जैसे किसके केस में होता है, मेनली आपका पेट्रोल के केस में होता है, ठीक है। तो पेट्रोल के केस में क्या होता है, जैसे ही उनको लगता है ना कि फ्यूचर में उस गुड्स का प्राइस बढ़ने वाला है, तो फ्यूचर में वो चीज क्या हो जाएगी, आपका एक कॉस्टली हो जाएगी। इसका मतलब यह है, तो आज वो चीज क्या आपके लिए सस्ती है, तो आज डिमांड क्या करोगे उसकी, आपका ज्यादा करोगे। अगर लग रहा है कि किसी चीज का प्राइस फ्यूचर में यानी आने वाले समय में, एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद कम होने वाला है, तो दैट मीन वो गुड्स आपके लिए क्या हो जाएगी, आपका वो सस्ती हो जाएगी। लेकिन आज के आपके लिए वो महंगे है, तो इसकी डिमांड क्या करोगे, आज कम करोगे। तो जिस गुड्स के प्राइस के राइज होने की एक्सपेक्टेशन होती है, उसकी डिमांड ज्यादा होती है। और जिस गुड्स के प्राइस की फॉल्स होने की एक्सपेक्टेशन होती है, उसकी डिमांड क्या होती है, आपका ये लो होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो देखो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन को माइक्रो लेवल पर डिफाइन कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर क्लास की अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है। सिंपल सी बात है कि अगर एक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली डिमांड भी क्या होगी, हमारी बढ़ेगी। और पॉपुलेशन का साइज कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम। लेकिन किस तरह के लोगों की जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो किस तरह का है, फॉर एग्जाम्पल कि हम देखते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो उस एरिया में ऐसी दुकानें जो टॉयज वगैरह स्टेशनरी का सामान बेचती हैं, तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, आपका इन टॉयज की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अगर एक पर्टिकुलर एरिया जो लेडीज वगैरह है उनकी संख्या ज्यादा है, तो जो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा बिकेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो ओल्डेस्ट पीपल होते हैं उनको क्या चाहिए, आपका ये स्पेक्स वगैरह, छड़ी वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी डिमांड करते हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी हमारा एक पॉइंट है जो डिमांड को इफेक्ट करता है। तो देखो जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग क्या करते हैं, गवर्नमेंट बेसिकली डिमांड के रिगार्डिंग सोचती है, ठीक है, कि कौन सी चीज सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, कौन सी चीज सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो जो गुड सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होती है, वो हमेशा ये सोचेगी कि उसकी डिमांड क्या रहे, आपका ज्यादा रहे। तो जो गुड सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होती है, उनकी डिमांड को हाई रखने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि उनका प्राइस ना लो प्राइस हो। तो लो प्राइस के लिए गवर्नमेंट उनको क्या देगी, आपका सब्सिडी देगी। तो जो वो गुड जो आपका सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो चाहते हैं कि इनकी डिमांड क्या रहे, मार्केट में आपका कम रहे, लो डिमांड रहे। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं सोसाइटी के लिए, वो उनकी डिमांड को लो करना चाहती है। तो इस पर वो क्या करती है, आपका टैक्स इंपोज कर दे। टैक्स इंपोज करने से उसका प्राइस क्या हो जाएगा, आपका मार्केट में आपका बढ़ जाएगा। तो यानी ये वो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को हमारे क्या करते हैं, आपका इफेक्ट करते हैं। अगर देखो हम ओवरऑल डिमांड की बात करें कि हमने जो डिमांड डिस्कस करा है उसका एनालिसिस कैसे किया जा सकता है,
तो ये हमारा क्या आपका एनालिसिस ऑफ डिमांड है कि जो एनालिसिस ऑफ डिमांड है कि ओवरऑल कैसे डिस्कस करें। तो एनालिसिस ऑफ डिमांड को हमने टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट को हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहा जाता है, सेकंड को हम कहते हैं आपका चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है उसका जो अदर नेम है दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसका जो दूसरा नाम है वो है आपका शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। अभी देखो डिमांड को हमने इफेक्ट करने वाले फैक्टर डिस्कस किए। माना जो पहला फैक्टर्स था वो प्राइस था, और जो रिमेनिंग 6 फैक्टर्स हैं उसको हमने किस कैटेगरी में रख दिया आपका अदर फैक्टर्स की कैटेगरी में। तो अगर किसी भी गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना उसमें जो चेंजेस आएगा वो किसकी वजह से आएगा, केवल आपका प्राइस की वजह से आता है। यानी क्वांटिटी डिमांडेड जो इंक्रीज हो रही है या क्वांटिटी डिमांडेड जो डिक्रीज हो रही है वो केवल आपका प्राइस की वजह से हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें जो चेंजेस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है आपका अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स का मतलब है माना इनकम की वजह से आ रहा है, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से आ रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं आपका चेंज इन डिमांड आपका कहा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है या मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो, इसको हमने अगेन आपका टू पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट को हम क्या कहते हैं आपका एक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, और सेकंड को क्या कहते हैं आपका एक्सटेंशन। तो डिमांड को हमने क्लासिफाइड किया है किसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर और आपका ये एक्सटेंशन के अंदर। तो हम ये समझेंगे जो कॉन्ट्रैक्शन है हमारा कंसेप्ट, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है वो क्या होता है। देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब हमारे अदर फैक्टर्स है कांस्टेंट आपका रहेंगे, ठीक है, अदर फैक्टर रिमेन द कांस्टेंट। तो जब किसी भी गुड्स के प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से, यानी इसमें जो चेंजेस आएगा किसकी वजह से आएगा आपका प्राइस की वजह से। जब किसी भी नॉर्मल गुड्स के प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है आपका डिक्रीज हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो जैसे किसी गुड्स का प्राइस पहले कितना था 1 था, तो 1 पे कंज्यूमर कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था आपका 5 यूनिट्स, प्राइस गुड्स का कितना हो गया इंक्रीज होकर आपका 5 हो गया, तो 5 रुपीज तक इंक्रीज होने से जो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होकर कितनी हो गई आपका 1 यूनिट्स हो गई। तो इनिशियल जो पॉइंट है यानी ए पर, ए से ए क्या है प्राइस है, फर्स्ट 1 क्या है आपका ये प्राइस है, क्वांटिटी कितनी कंज्यूम कर रहा है यहाँ पर आपका ए पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग 5 यूनिट्स, देन प्राइस आपका क्या हो गया यहाँ पर आपका इंक्रीज हो गया 1 से कितना हो गया आपका 5 हो गया, तो नया पॉइंट हमें क्या मिला यहाँ पर आपका बी पॉइंट। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया डिक्रीज होकर कितनी हो गई आपका ये 1 हो गई, तो कितनी हो गई आपका ये 1 हो गई। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया बी पॉइंट। तो जब हम इस ए पॉइंट को और बी पॉइंट को आपका ज्वाइन करेंगे ना, तो ए और बी को ज्वाइन करने से जो हमारा डायग्राम बनेगा उसको हम क्या कहते हैं आपका ये डिमांड कर्व कहा जाता है। तो ये डी जो हमारा कर्व है ना इसको हम क्या कहते हैं डिमांड कर्व कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन के केस में जो कंज्यूमर है वो कहाँ पर शिफ्ट होता है अपवर्ड मूवमेंट, ए पॉइंट से कंज्यूमर बी पॉइंट पर गया, इसको बोलता है अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कि कंज्यूमर एक ही डिमांड कर्व पर ऊपर की तरफ क्या हो रहा है आपका शिफ्ट हो रहा है। सेकंड जो हमारा केस है एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन और डिमांड जस्ट इसका रिवर्स है। जब किसी भी गुड्स के प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से प्राइस क्या होगा डिक्रीज होगा, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी आपका इंक्रीज होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो इसमें भी जो हमारे अदर फैक्टर्स हैं वो क्या रहेंगे कांस्टेंट रहेंगे, कि व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, क्वांटिटी डिमांड राइज हो रही है किसकी वजह से ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, इट इज सेड टू बी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो सेम पॉइंट है कि 5 रुपीज पर जो डिमांड थी वो कितनी थी हमारी 1 यूनिट्स की, जैसे ही प्राइस रिड्यूस होकर कितना हुआ आपका ये 1 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होकर कितनी हो गई आपका ये 5 यूनिट्स होगी, तो कौन सा पॉइंट मिला बी। तो जब ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो ये जो डिमांड कर्व हमारा बना है इसको हम क्या कहते हैं आपका ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। तो ए से कंज्यूमर कहाँ मूव हो रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है सेम डिमांड कर्व पर। तो दोनों कंडीशन में जो हमारा एक्सटेंशन का केस होता है उसमें उसका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन का केस है उसमें कंज्यूमर का कैसा मूवमेंट हो अपवर्ड। तो एक ही डिमांड कर्व रहता है, डिमांड का चेंज नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं अलोंग द डिमांड कर्व कहा जाएगा। सेकंड जो हमारा केस है वो शिफ्टिंग का केस आता है, शिफ्टिंग और डिमांड। तो शिफ्टिंग में हमारे 2 पॉइंट है, फर्स्ट को हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड कहा जाता है। देखो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है कि जब गुड्स के प्राइस कांस्टेंट रहने पर, कि प्राइस चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर जो डिमांड चेंज हो रही है ना प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स की, जो प्राइस है ना वो गुड्स का क्या रहता है कांस्टेंट रहेगा, ये मान के गया है, ठीक है। तो जब किसी भी गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो हमारी क्या हो जाती है आपका इंक्रीज हो जाती है,
इसकी वजह से आपका ड्यू टू चेंज इन द अदर फैक्टर्स, यानी चेंज किस में हो रहा है, आपका जो अदर फैक्टर्स है उनमें चेंजेस हो रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट प्राइस, यानी जो प्राइस है गुड्स का वो चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहता है, उसको इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब गुड्स का प्राइस सपोज करो 10 रुपीज पर कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करा, 100 यूनिट, प्राइस तो गुड्स का 10 ही रहा, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई आपका इंक्रीज हो गई, तो इसको हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड कहा जाएगा। वो जो कंज्यूमर है न्यू डिमांड कर्व पर राइटवर्ड क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। देखिए 10 रुपीज पर जो कंज्यूमर था कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था आपका, ये 100 यूनिट्स था, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था। इस पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, इस पॉइंट से हमें ये वाला डिमांड कर्व आपका मिला, जो डीडी डिमांड कर रहा है वो इनिशियल डिमांड कर रहा है। प्राइस तो गुड्स का क्या रहता है आपका कांस्टेंट ही रहता है ये लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, इंक्रीज होकर 120, तो 120 कहाँ आएगा आपका राइट साइड में आएगा। तो इससे ना हमें ये नया पॉइंट मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं आपका बी पॉइंट में। तो जब बी पॉइंट से हम डिमांड कर्व बनाएंगे तो ये जो आपको डिमांड कर्व दिख रहा है डोटेड वाला, ये वाला आएगा। तो यानी जो नया डिमांड कर्व है वो हमारा क्या हो गया आपका D1, और जो D1 है नया डिमांड। तो डिमांड कर्व क्या था, ओरिजिनल हमारा DD था, अब उसकी जो शिफ्टिंग है वो क्या हो गया आपका ए से बी। तो शिफ्टिंग शो कर रहा है आपका ए से बी, इसको हम क्या कहते हैं आपका राइटवर्ड शिफ्टिंग कहा जाता है। तो देखो इसका ना एक केस और है, ठीक है, वो भी हमारा राइटवर्ड शिफ्टिंग को शो करता है, और इंक्रीज इन डिमांड का केस है। अगर हम ये मान लें कि किसी गुड्स का प्राइस ना इंक्रीज हुआ है, प्राइस 10 से 12 हुआ है, तो प्राइस के 10 से 12 होने का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड ना हमारी डिक्रीज होनी चाहिए, यानी कम होनी चाहिए, लेकिन क्वांटिटी ना डिक्रीज नहीं होती, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसको भी हमने इसी कैटेगरी में रखा है, इंक्रीज इन डिमांड की कैटेगरी में। इसको सेम क्वांटिटी कहा जाता है, ऊपर वाले को सेम प्राइस कहा जाएगा, शेड्यूल। तो इसको भी हम इसी डायग्राम पे ड्रॉ कर सकते हैं कि प्राइस कितना 10 था, तो 10 पर क्वांटिटी कितनी थी आपका 100 थी, प्राइस कितना हो गया 10 से आपका 12 हो गया, और क्वांटिटी ना वो क्या रहती है 100 ही रहती है। तो 100 को अगर देखोगे तो कौन सा पॉइंट आपको मिलेगा, यहाँ पर आपका ये सी पॉइंट मिलेगा। तो जो डायग्राम है ना वो सेम ही रहेगा, इसमें डायग्राम चेंज आपका नहीं होगा। तो इसको भी हमने जो सेम क्वांटिटी वाला केस है उसको भी हमने किस में रखा, आपका इंक्रीज इन डिमांड के केस में रखा गया है। अब क्वेश्चन ये आता है जो डिमांड है उसके कॉजेस क्या है। अभी हमने बताया कि जो डिमांड चेंज हुई है ना वो अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है। तो अदर फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, मे बी हो सकता है कि जो प्राइस है वो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स का इंक्रीज हो गया। अभी हमने ये सारे के सारे फैक्टर्स ना डिस्कस किए थे, उसमें हमने ये देखा कि एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, और एक ऐसा रीजन है जिसकी डिमांड कम हो रही है। तो जिसकी वजह से डिमांड आपका इंक्रीज हो रही है ना उसको आप इस कैटेगरी में लेके आओगे, ठीक है। तो यानी अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज होगी। अगर इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो नॉर्मल गुड्स में हमारा क्या होता है कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है आपका इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड में अगर हमारा जो फेवरेबल चेंज हुआ है किसमें, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में, तो उससे भी हमारी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर एक्सपेक्टेशन है कि इसके प्राइस के राइज होने की फ्यूचर में, तो प्रेजेंट में डिमांड क्या हो जाएगी उसकी, आपका गुड्स की बढ़ जाती है। अगर पॉपुलेशन का साइज आपका बढ़ेगा तो उससे डिमांड भी क्या होगी आपका बढ़ेगी। और गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी बना रही है जो फेवरेबल है, जिसका पर्पज है डिमांड को आपका बढ़ाना, तो उससे भी क्वांटिटी क्या होती है हमारी इंक्रीज। तो ये वो कॉजेस थे जिससे डिमांड हमारी बढ़ती है। सेकंड जो केस है वो डिक्रीज इन डिमांड है। तो यहाँ पर भी ये मान के चल रहे हैं कि जब किसी गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना वो हमारी क्या हो जाती है, आपका डिक्रीज हो गई, क्वांटिटी कम हो गई, बट प्राइस जो है ना गुड्स का वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम डिक्रीज इन डिमांड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे इसको हम आपका समझेंगे यहाँ पर डिक्रीज इन डिमांड के केस को, ठीक है। तो ये हमारा डिक्रीज इन डिमांड है, तो यहाँ पर जो चेंजेस आ रहा है ना वो अदर फैक्टर्स की वजह से ही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो सपोज करो ये हमारा पॉइंट था 10, यानी ये शो कर रहा है कि गुड्स का जो यहाँ पर ये दिखा रहा है ना ये कितना है आपका, ये 10 है मतलब, ठीक है। तो देखो गुड्स का जो प्राइस है वो कितना है यहाँ पर आपका, 10 प्राइस है। 10 पर जो कंज्यूमर क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, कितनी कर रहा है, 100 कर रहा है, तो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग में हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा आपका, 100 वाला। तो ये जो ए पॉइंट है ना ये हमें मिल गया। तो इससे हमने क्या करा है, डिमांड कर बनाया आपका डीडी, ये हमारा इनिशियल या ओरिजिनल डिमांड कर रहा है, ठीक है। और देन हमने कहा प्राइस तो गुड्स का 10 ही रहता है, लेकिन क्वांटिटी कितनी हो गई, डिक्रीज होकर आपका 80 हो गई। तो प्राइस तो 10 ही रहा, क्वांटिटी कितनी हो गई आपका 80, तो 80 जो पॉइंट है वो कहाँ आएगा आपका, क्लोजर टू द ओरिजिन या लेफ्टवर्ड साइड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा जो क्वांटिटी है वो हमारी क्या हो गई आपका 80 हो गई। तो जब हम इस पॉइंट से बी से डिमांड कर्व बनाएंगे तो जो डॉटेड डिमांड कर्व है ना ये बनेगा। तो डिमांड कर्व की क्या होगी, हमारी शिफ्टिंग हो गई कहाँ पर आपका, लेफ्टवर्ड। तो जो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग है डिमांड कर्व की ए से बी, ये किसको शो करता है, डिक्रीज इन डिमांड को। फिर इसका भी आपका सेम केस रहेगा कि अगर हमारा क्वांटिटी क्या रहती है आपका, सेम रहती है। देखो अगर किसी गुड्स का प्राइस क्या है मार्केट में, डिक्रीज हुआ है, तो प्राइस डिक्रीज होने का
होने का मतलब क्वांटिटी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होती, सेम रहती है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, आपका डिक्रीज इन डिमांड की कैटेगरी में इसको आपका रखा गया है। तो देखो कैसे देखेंगे कि 10 रुपीज पर जो डिमांड थी वो कितनी थी, आपका 100 थी। अब प्राइस मार्केट में कितना हो गया, आपका 8 हो गया, तो प्राइस हमने यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से 8 लेंगे, तो 8 प्राइस डिक्रीज हुआ, लेकिन क्वांटिटी ना वो भी क्या रहती है, आपका 100 ही रहती है। तो इस वाले पॉइंट पे जो सी पॉइंट दिख रहा है ना, ये जो आपको एरो दिख रहा है ये, तो इससे हमें ना सी पॉइंट मिलेगा। तो क्वांटिटी कितनी है, आपका 100 है, यहीं पर लेंगे इसको कॉरस्पॉन्डिंग में। तो जो डिमांड कर्व है ना, वो हमारा क्या रहता है, आपका ये सेम रहता है, डिमांड कर्व में चेंजेस आपका नहीं आएगा। तो हमने देखा कि जो डिमांड है ना, वो बेसिकली किससे इफेक्ट कर रही है, आपका अदर फैक्टर से इफेक्ट कर रही है। जिस तरीके से इंक्रीज इन डिमांड के कॉजेज होते हैं, सेम आपके डिक्रीज इन डिमांड के कॉजेज भी होंगे। तो जहां पर आपका इंक्रीज लिखा है वहां पर डिक्रीज आएगा, और जहां पर डिक्रीज लिखा है वहां पर इंक्रीज आ जाएगा, जहां पर फेवरेबल लिखा है वहां पर अनफेवरेबल आ जाएगा, जहां पर राइज लिखा है वहां फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। और इससे हम इसके जो कॉजेज है उनको आसानी से आपका समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉजेज था वो क्या था, इंक्रीज था, तो यहाँ पर क्या गया, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। फिर क्या आएगा आपका, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, की कंज्यूमर की इनकम अगर डिक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। यानी जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है उसमें कैसा चेंजेस आ रहा है, आपका अनफेवरेबल, कि कंज्यूमर ने का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है ना, अब उसको पसंद करना बंद कर दिया, तो पसंद नहीं करेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी उसकी, आपका कम हो जाए। एक्सपेक्टेशन टू फॉल्स प्राइस इन द नियर फ्यूचर, कि अगर फ्यूचर में प्राइस के कम होने के एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, तो प्रेजेंट में वो चीज आपके लिए कॉस्टली होगी, तो डिमांड क्या करोगे उसकी, आपका ये कम करोगे आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की, जो लोग हैं उनकी संख्या, यानी उनकी जो शिफ्टिंग हो गई या नंबर ऑफ पॉपुलेशन मतलब डिक्रीज हो गई, तो डिमांड भी कम हो जाए। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो कैसी है, आपका अनफेवरेबल है। गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बना दी जिससे जो लोग हैं ना उसकी जो डिमांड है वो क्या कर रहे हैं, आपका ये कम कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली हमारे वो फैक्टर्स थे जो किससे बिलोंग करते हैं, आपका डिमांड से बिलोंग करते हैं। तो जो थ्योरी ऑफ डिमांड का बेसिक कंसेप्ट है जो आपको बताया गया, इसके साथ साथ इसमें एक एडिशनल चीज और है आपका, वो समझा देता हूँ आपको। जैसे डिमांड के हमारे ना टाइप्स होते हैं, कि जो डिमांड है ना वो बेसिकली कितने तरह की होती है, आपका ये 2 पार्ट्स में इसको क्लासिफाइड किया गया आपका, ठीक है। तो वो डिमांड का एक टाइप्स ऑफ डिमांड है यहाँ पर। तो अगर हम टाइप्स ऑफ डिमांड की बात करें ना, ठीक है, वो आपको और बता देता हूँ मैं कि क्या होती है। देखो डिमांड को हमने ना 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया। ये टाइप्स ऑफ डिमांड का पार्ट है कि जो डिमांड है वो हमारी कितने तरह की आपका है, मतलब ये और देख लेते हैं, फिर जो कंसेप्ट है सारा हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये ना टाइप्स ऑफ डिमांड है, तो डिमांड को बेसिकली हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। एक को बोलते हैं आपका इंडिविजुअल डिमांड कहा जाता है, जो फर्स्ट है वो हमारी क्या, आपका इंडिविजुअल डिमांड है। सेकंड जो हमारी है वो हमारी क्या, आपका ये मार्केट डिमांड होती है। तो फर्स्ट को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड, हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी डिमांड के अंदर ही आता है आपका, और लास्ट टॉपिक है, फिर कंसेप्ट, ये जो बेसिक कंसेप्ट है थ्योरी ऑफ डिमांड का कंप्लीट हो जाएगा। एक हमारी इंडिविजुअल डिमांड होती है और सेकंड क्या होती है, आपका ये मार्केट डिमांड, ठीक है। देखो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है कि जब हम केवल एक कंज्यूमर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, केवल एक कंज्यूमर, कि जो एक कंज्यूमर है, सिंगल कंज्यूमर है, ठीक है, वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है किसी कॉमोडिटी की, तो दैट इज कॉल्ड द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या इंडिविजुअल डिमांड कर्व आपका, ठीक है। और मार्केट डिमांड का मतलब होता है कि जब हम एक से ज्यादा कंज्यूमर की बात करते हैं, तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, आपका ये मार्केट डिमांड बन जाएगा। तो सेम उसी से हमारा ये इंडिविजुअल डिमांड कर और मार्केट डिमांड कर ड्रॉ किया जाता है। जैसे लिखा है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब लिखा है, यानी इट रेफर्स टू द डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल या सिंगल बायर, किस जो सिंगल बायर है वो किसी कॉमोडिटी की कितनी यूनिट्स आपका परचेज कर रहा है। जैसे ये माना जो डिमांड दिखा रखी है ना, किसी एक पर्सन मतलब राम के द्वारा परचेज की गई आपका क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी क्या कर रहा है, वो आपका ये कम कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया, जो बेसिकली बता रहा है कि प्राइस में जो क्वांटिटी होती है ना उसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे गुड्स का जो प्राइस है, जिस उसी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी उसकी, आपका ये डिक्रीज रहेगी। तो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। सेकंड आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड का शेड्यूल का मतलब होता है कि जितने भी, यानी जो हमारा सम्स है, ये क्या होता है, सम्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, कि अगर हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को प्लस कर दें, जितने भी कंज्यूमर है सभी की डिमांड को जोड़ देना, तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, आपका ये मार्केट डिमांड शेड्यूल आपका बन जाएगा।
तो इसमें कहा गया इट रेफर्स टू द डिमांड शेड्यूल ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय द ऑल कंज्यूमर, कि जितने भी मार्केट में कंज्यूमर होते हैं, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, मोर देन आपको 1 लेना, उन सभी की जो डिमांड होगी ना उसको हम क्या कहेंगे आपका ये मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड में हम एक कंज्यूमर के डिमांड की बात नहीं करते, सभी की बात करते हैं। तो एग्जांपल दिखाया गया है कि जो गुड्स का प्राइस है हमारा इंक्रीज हो रहा है 1 to 4, ये क्वांटिटी डिमांडेड है किसकी, आपका ए कंज्यूमर की। ये क्वांटिटी डिमांडेड है किसकी, आपका ये बी कंज्यूमर की। तो अगर एक कंज्यूमर मतलब ₹1 पर डिमांड 4 यूनिट्स की कर रहा है, बी कंज्यूमर कितनी कर रहा है, आपका 5 यूनिट्स की, तो इनको हमने प्लस कर देना सम्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। ये ए की इंडिविजुअल डिमांड है, ये बी की इंडिविजुअल डिमांड है, इनको प्लस किया तो कितना आ गया आपका 9। तो ये हमारी क्या हो गई मार्केट डिमांड। सेम जब प्राइस गुड्स का इंक्रीज होकर 2 हो गया तो ए कितनी डिमांड कर रहा है आपका 3 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है, बी कितनी कर रहा है आपका 4 यूनिट्स की, तो यहाँ पर टोटल डिमांड कितनी होगी हमारी आपका 7। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड बेसिकली क्या होती है, ये भी आपका नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करती है, ठीक है। तो ये जो टेबल है, दिस टेबल आल्सो शो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। तो ये भी हमारा कैसा रिलेशनशिप बताएगी, आपका इनवर्स रिलेशनशिप शो करती है। ये हमें बताते हैं कि जैसे प्राइस आपका 1 to 4 इंक्रीज होता है ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या होती है, आपका 9 to 3 यूनिट्स क्या हो जाएगी, आपका डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे हम इसको हम क्या कहते हैं, आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। और जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के क्या आपका सम से आपका निकाला गया है। यानी मार्केट डिमांड क्या होगी, जो क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए कंज्यूमर, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी कंज्यूमर, क्वांटिटी डिमांडेड बाय सी कंज्यूमर, तो जितने भी कंज्यूमर होंगे सभी की क्वांटिटी डिमांडेड को प्लस कर दोगे तो उससे हमारा क्या निकल के आएगा, आपका मार्केट डिमांड आपका आ जाएगा। तो मार्केट डिमांड के लिए जनरली हमें जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होते हैं उनको आपका प्लस करना होता है आपका, ठीक है। तो देखो सेम ऐसे ही जो कर्व की बात करें, कर्व भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो गया, मार्केट डिमांड कर्व। कंसेप्ट सेम रहेगा कि जब हम इसको जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का, अभी हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दोगे ना तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन जाएगा। और ये जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है ये बेसिकली एक कंज्यूमर के द्वारा जो परचेज की गई क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसको शो आपका करेगा आपका। तो ये जो बनाया गया है आपके सामने, ये किसको शो कर रहा है, आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को शो कर रहा है कि जब प्राइस गुड्स का 1 to 4 5 वेरी कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 से लेकर आपका 2 तक डिक्रीज हो रही है। सेम इस टेबल को रिवर्स कर दो तो इस तरह से बन जाएगा, प्राइस 5 to 1 जा रहा है तो क्वांटिटी क्या हो रही है, आपका 2 से आपका 10 तक जा रही है, ठीक है। तो ये इसको आप इस तरह से ही बना सकते हो, इस तरह दोनों हमारे लेके हैं आपका, ठीक है। तो जब ग्राफिकली बनाओगे तो ग्राफिकली बनाने से इसका क्या बन जाएगा, आपका इस तरह से डायग्राम आएगा। इसको हम क्या कहते हैं, आपका डिमांड कर्व कहा जाएगा। और डिमांड कर्व और जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो दोनों हमारे सेम ही होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। सेम फीचर्स है कि डाउनवर्ड स्लोप होता है और ये हमारा क्या होगा, आपका स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा बताने के लिए है नहीं, आप ये पढ़ लेना, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन में आपका लिखा गया है, ठीक है। तो कुछ हमारी अजम्पशंस होती हैं। अजम्पशन का मतलब यही है कि अभी हमने इतने सारे टॉपिक पढ़े ना, उसमें हम एक वर्ड लिख रहे थे, इसको बोलते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और कांस्टेंट। तो यानी जब हम कोई भी रूल्स पढ़ते हैं ना तो जो अदर फैक्टर्स होते हैं उनको हमने क्या माना होता है, कांस्टेंट माना गया होता है। तो ये उन्हीं को हमने किस चीज का नाम देते हैं, अजम्पशन। यानी हम प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं, यानी जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है उसको क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे। जो इनकम है कंज्यूमर की उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, है ना। कोई भी हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि फ्यूचर में प्राइस आपका इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है। कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस है वो भी आपका सेम रहेगी। जो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है उसमें भी कोई चेंजेस आपका नहीं होता। सेम फिर आएगा मार्केट डिमांड कर। मार्केट डिमांड कर क्या है कि अगर हम सम्स कर दें, यानी हॉरिजॉन्टल सबमिशन क्या कहते हैं इसको, आपका हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर, कि अगर हम इंडिविजुअल डिमांड कर को प्लस कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, उससे जो हमारा कर बनेगा उसको मार्केट डिमांड कर कहेंगे। तो मार्केट डिमांड कर भी हमारी वेरियस क्वांटिटी को शो करता है, किसके द्वारा परचेज की गई है, और सभी बायर्स के द्वारा जो परचेज की जाते हैं डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर। तो ये हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल है, ठीक है। जैसे अभी पहले बताया था सेम ही है, कोई इसमें अंतर नहीं है। तो जब हमने इसको ग्राफिकली बनाया तो ये ना मार्केट डिमांड शेड्यूल का ग्राफ है, ठीक है। इसको आप देख लो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको हमने ना हॉरिजॉन्टल सबमिशन बनाया गया है कि ये जो शो कर रहा है ना, ये तो हमारा है किसका, आपका ए कंज्यूमर का है। देखो अगर यहाँ पर हम बात करें, ये किसको शो करता है, ये हमारा शो कर रहा है ए कंज्यूमर का। ये किसका है, आपका ये बी कंज्यूमर का। मतलब उसको टेबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे और इन दोनों को प्लस करने से ये हमारा क्या बन गया, आपका ये मार्केट डिमांड कर्व बन गया, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, तो इन्हें आप रीड कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा ना, तो आसानी से समझ जाओ, कोई ऐसी चीज नहीं है कि टेक्निकल आप ना समझ सको। तो ये हमारा क्या हो गया, मार्केट डिमांड कर्व हो गया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी आपका ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।